ऑन भी करना है। हाँ सर देखिए, तो अच्छा एक और चीज करते हैं अभी से, ठीक ना। एक और चीज क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी से जो है ना हम लोग जो है अब के क्लास में ये भी अप्लाई करेंगे। जैसे एक बताए थे कि एग्जाम्पल हमेशा टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, टॉपिक से बाहर एग्जाम्पल हम लोग नहीं लेंगे। दूसरा टर्म ये है क्या कि अब से जब भी पढ़ाई होगा 1 घंटा का क्लास चलेगा। पहला 40 मिनट में हम बताएंगे, या पहला 35 से 40 मिनट हम बोर्ड पे बताएंगे। उसके बाद 20 मिनट में जिसको जो पूछना होगा पूछना है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में हम सिर्फ समझाते जाएंगे, सबको नोट करते जाना है, साथ साथ समझते जाना है। अंतिम का जो 20 मिनट बचेगा ना, उसमें पूछताछ, आपको जो सवाल हमसे पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या है रियल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होता है, दुनिया में 2 तरह का नंबर होता है, पढ़े होगे। एक होता है रियल नंबर और एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी, वास्तविक और अवास्तविक संख्या, वास्तविक और अवास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम लोग को वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले कोई हमको बताओ कि संख्या क्या है, व्हाट इज नंबर, संख्या किसे कहते हैं। संख्या क्या होता है, चलिए। व्हाट इज नंबर, संख्या किसे कहते हैं, सोचो सोचो। अरे भाई संख्या, वास्तविक संख्या बहुत बार पढ़े होगे ना। तो लेकिन संख्या क्या होता है, इसमें जो संख्या वर्ड है, संख्या नंबर्स, ये है क्या, व्हाट इज नंबर्स, संख्या किसे कहते हैं। चलिए कोई बता सकता है। अच्छा ऑनलाइन में भी लेकिन सब जुड़ा हुआ है। अच्छा कैसा है, चलिए। तो सोचो और बताओ कि संख्या क्या होती है, व्हाट इज नंबर, नंबर किसको कहते हैं। साफ तो आ ही रहा है, उसको थोड़ा सा और आगे करो तो हल्का क्लियर ना आ रहा है। हाँ बेंच है। चलो सर हम लोग समझते हैं, ठीक ना, उसको रहने देते हैं। देखिए सर, नंबर क्या होता है, संख्या एक ऐसा पद है जिसकी सहायता से हम गणना करते हैं। गणना माने गिनती करते हैं, गणना का मतलब गिनती करते हैं। संख्या एक ऐसा पद है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को गिनते हैं। जैसे हाथी को काउंट करना है तो 1 2 3 4 ऐसे बोलेंगे। कोई भी चीज हमको काउंट करना है तो उसके लिए संख्या का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। तो संख्या वह है जो गणना में इस्तेमाल होता है, संख्या वह है जो गणना में इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है, संख्या वह है जो गणना में इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कि संख्याएं होती कितने प्रकार की। जैसे संख्या बहुत तरह का होता है, तुम लोग सुने होगे ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल क्या होता है, सर ना पता है वो ऑर्डिनल। अरे 2 तरह के पढ़े हो ना, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो एगो ऑर्डिनल एगो कार्डिनल। आज हम लोग वो सब नहीं जानेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या की बात करेंगे सबसे पहले, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्याएं की, पूर्ण संख्या की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। देखो इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन है, बता रहे हैं। तीसरा हम लोग बात करेंगे पूर्णांक की। अब पूर्णांक को कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या की, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की, इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। और ये सब मिलकर, इतना जो लिखे, ये सब मिलकर बनता है वास्तविक संख्या। क्या बनता है, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। तो कोई तुमसे पूछे कि रियल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रियल नंबर, तब तुमको बोलना है क्या कि रियल नंबर इज द, वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिश्रण होता है। मतलब जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलाते हैं तब क्या बनता है, ठीक है। हम लोग को इतना नहीं जाना, हम लोग को बस परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम पूरा बता रहे हैं, ध्यान से समझना, इसीलिए भूलोगे नहीं। सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो गिनती कहां से शुरू होती है, गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर, 1 से शुरू होती है ना। 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएगा, अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाएगा ना। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं,
प्राकृत संख्या कहते हैं, और इसकी गिनती की संख्या 1 से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ये सब बेसिक बात है। चलिए अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो गिनती में जब क्या शामिल कर दे? 0 शामिल कर दे तो ये कहां से शुरू होगी? 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। अच्छा, यहां से एक बड़ा, जैसे कभी कभी बिहार बोर्ड में सवाल दे देता है कि निम्न में कौन सही है। यहां देख रहे हो क्या कि जितना भी प्राकृत संख्या है 1 से कहां तक? अनंत तक, उस सब का सब पूर्ण संख्या में भी आ गया कि नहीं आ गया? आया ना। यानी कि जितना भी प्राकृत संख्या होता है वो सब का सब क्या होता है? लेकिन क्या सारा का सारा पूर्ण संख्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो याद रखना है क्या कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको थोड़ा सा उधर करो तो, आ नहीं रहा है क्लियर। एक सेकंड, उसको उधर करो जरा। अरे रुक रुक रुक, हाँ करो। देखो तो पूरा आ रहा है कि कट रहा है? पूरा बोर्ड आ रहा है? अब क्लियर आ रहा है कुछ, अब ठीक आ रहा है। हल्का सा इधर रख देते हैं। ये बल्ब बुझाओ तो जरा, एक सेकेंड। बुझ गया? लाइट का ही इशू रहता है बस। लाइट साफ रहेगा तो क्लियर आ जाएगा। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको छोड़ते हैं, हम लोग तुम लोग को पकड़ देखते हैं। देखिए ध्यान से, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा। पूर्णांक संख्या में धनात्मक माने प्लस वाला, और बोलो भाई ऋणात्मक और 0, तीनों तरह की संख्या इसमें शामिल हो जाती हैं। यानी कि शुरू होगा माइनस अनंत से। माइनस अनंत से आएगा 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 -4 -3 -2 -1, फिर 0, कहां तक? 1 2 3, कहां तक जाएगा? प्लस में अनंत तक जाएगा। मतलब ये माइनस में इंफिनिटी से शुरू होकर कहां तक जा रहा है? प्लस में इंफिनिटी तक जा रहा है। कोई दिक्कत है? अच्छा, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या। पूर्ण संख्या में क्या शामिल कर देना है? पूर्णांक में प्लस माइनस 0 तीनों आ जाएगा। उसके बाद है परिमेय संख्या। ये थोड़ा सा बढ़िया है। अब यहीं से हम लोग का टॉपिक शुरू होगा। ऊपर में याद रखना है क्या कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है। देखो तो ये 0 से अनंत तक, इसमें 0 से अनंत तक आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन क्या इसका माइनस वाला एकड़ा में आएगा? यानी कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अब आते हैं मेन हमारा जो टॉपिक है परिमेय संख्या पर, और यहीं से हम लोग को ध्यान देना है और समझना है, क्योंकि इससे सवाल बनेंगे। आई वास्तविक संख्या से 4-5 नंबर का सवाल आता है, बहुत आसान आता है, ठीक ना। जो बताएंगे उसी से रिलेटेड सवाल आएगा। देखो परिमेय संख्या क्या होता है सबको पता होगा, बोलो कोई। वे संख्याएं जिन्हें T/Q के रूप में लिखा जाए एवं Q बराबर 0 न हो। अच्छा देख, बहुत सारा लेकिन गलती क्या करता है, ऐसे लिख देता है और फिर यहाँ न लिख देता है। इसका मतलब ही क्या है कि Q का मान 0 नहीं हो, ठीक है। अच्छा एक और बात, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, P और Q क्या होंगे? पूर्णांक। P और Q हमेशा क्या होंगे? पूर्णांक। मतलब रेशनल नंबर उसको कहते हैं कुछ ऊपर लिखा रहेगा, कुछ नीचे लिखा रहेगा, कुछ ऊपर लिखा रहेगा और कुछ
नीचे लिखा रहेगा, कुछ ऊपर रहेगा, कुछ नीचे रहेगा। ठीक है, कुछ ऊपर लिखा रहेगा, नीचे रहेगा। नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होगा, और पी और क्यू दोनों का दोनों पूर्णांक होगा, मतलब इतने नंबर के बीच में कोई ना कोई होगा। ठीक है, अच्छा चलिए परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या में किसी को कोई दिक्कत है? थोड़ा सा परिमेय संख्या पूछ लेते हैं और परिमेय को हम मिटा रहे हैं, बताना जरा। एग्जाम्पल, एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? एक के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा? -8/3 परिमेय संख्या है कि नहीं? अच्छा, 4/11 है या नहीं? अच्छा, 3/6 होगा कि नहीं होगा? पीछे से बताना, जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है? जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि जीरो के कुछ नहीं तो क्या होगा? एक, जीरो के नीचे कुछ नहीं तो एक होगा ना। अच्छा, क्या 1/0 परिमेय संख्या होगी? क्या नहीं होगी? क्योंकि नीचे जीरो आ गया, तो याद रखना है क्या कि ये कभी परिमेय संख्या। अच्छा, क्या √2 परिमेय संख्या होगी? यस और नो? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि √2 एक पूर्णांक नहीं है। रूल क्या कहता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा? एक, तो हमको ऊपर भी पूर्णांक चाहिए, नीचे भी क्या चाहिए? तो ऊपर में पूर्णांक नहीं ना है, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। अच्छा, √64/81, यस और नो? होगा। 64 का वर्गमूल कितना? 81 का वर्गमूल। अच्छा, एक और बात याद रखना है, तुम लोग को बताया भी गया होगा क्या कि जो रूट होता है, रूट को जब हटाते हैं तो वैल्यू प्लस में भी लेते हैं और माइनस में भी। जैसे तुमसे अगर पूछा जाए, अब अभी तक तो हम लोग नहीं पढ़े वैसा, लेकिन अब अगर तुमसे पूछा जाए कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना, तो 2 भी बोल सकते हैं और -2 भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? 4 का वर्गमूल ही है, मतलब इसका स्क्वायर 4 आना चाहिए तब ना। तो 2 का स्क्वायर करो तो कितना होगा? अब -2 का स्क्वायर भी कितना होगा? दोनों केस में कितना आ रहा है? तो याद रखना है अब से कि जब भी वर्गमूल की बात होगी, किसकी बात होगी? वर्गमूल की बात होगी। जब कभी भी वर्गमूल की बात होगी तो तुमको करना क्या है, वर्गमूल के बाहर जब भी आंसर लिखेंगे तो एक आंसर प्लस में लिखना है और एक आंसर। क्लियर है? क्यों लिखते हैं पता चला? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा? 4 आएगा। सबको समझ में आ रहा है? परिमेय संख्या जिसको किस रूप में लिखा जाए, बस इतने याद रखना है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब पी या क्यू पूर्णांक माने एक बीच में होना चाहिए, बस। ये समझ में आ रहा है बुआ? तुम तीनों को थोड़े कर तुमको? चलो गुड। तब परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p/q के रूप में लिखा जाए जहां q जीरो न हो तथा p और q पूर्णांक होंगे। एक बार में बोलने का आदत डालो। अच्छा, एक और चीज, जब पूछे छोटा से छोटा सवाल भी पूछे तो उसका जवाब देना सीखो। कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, जैसे हम पूछ रहे हैं कि √4 का वर्गमूल कितना होता है, सब मिलकर सबको बोलना है कि 2 और -2 होता है। इससे क्या रहेगा कि तुम क्लास से जुड़े रहोगे, समझे? नींद उंद कम आएगा, एक्टिव रहो क्लास में, तो सो जाता है सब। चलिए सर, तो ये हो गया, इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं। परिमेय संख्या की बात एक और आ जाते हैं लास्ट में, एक और अपरिमेय संख्या था, अपरिमेय संख्याएं। ये लास्ट संख्या है हम लोगों का, इसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। इरेशनल नंबर इसको कहते हैं। हम डायरेक्ट इसको समझाते हैं, डेफिनेशन बोल देंगे। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जिसको p/q के रूप में लिख देंगे वो परिमेय हो जाएगा, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखेंगे वो क्या होगा? अपरिमेय। या तो ये बोल दो कि ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सके, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सके उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सके उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सके उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। साथ ही अगर ये नहीं बोलना तो बोल दो वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले। वर्गमूल निकालने के लिए तो आता होगा, 8वां में सीखे होगा और 7वां में सिखा दिए थे सबको। वर्गमूल जिसका पूरा पूरा न निकले, माने जेकर वर्गमूल पॉइंट में आ जाए, जिसका वर्गमूल, उसको हम कैसी संख्या मानते हैं? अपरिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लिख दिए √2। क्या लिखे? √2। हम लिख दिए √5, हम लिख दिए √45। तो इस सब का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा।
7√6 इस सब का पूरा पूरा वर्गमूल। अच्छा, इसकी बात हम बाद में करेंगे। इसीलिए ये सब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले या जिसे पी बटा क्यू के रूप में न लिखा जा सके। कोई दिक्कत है? अपरिमेय संख्या क्लियर हुआ? अब ये भी पता होना चाहिए कि अगर परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़े, परिमेय संख्या में किसको जोड़े? अपरिमेय संख्या को। अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े, यदि हम परिमेय संख्या, ठीक है, में किसको जोड़े? अपरिमेय संख्या को, या जोड़े या परिमेय संख्या में हम गुना करें, किसको? गुना करें या गुना की जगह क्या करें? तो हर केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कैसी संख्या रहेगी? अपरिमेय संख्या रहेगी। ये बात जो है तुम लोग के दिमाग में घुसा गया? इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या। इसका इस्तेमाल है, इससे एगो चीज होगा, 2 नंबर में आता है बिहार बोर्ड में, दे देगा ना, किसी भी करिए ना कि 2√5 जो है अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ, गुना करो या भाग करो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। एगो परिमेय रहना चाहिए, शर्त है कि एगो परिमेय रहना चाहिए और एगो अपरिमेय रहना चाहिए। या परिमेय एक से अधिक भी रह सकता है, लेकिन अपरिमेय एगो रखना है, एक है ना। चलिए, तो यहाँ तक हो गए। ये सब बेसिक बात थी, हम लोग अभी चैप्टर में आए भी नहीं है, ठीक है। ये सब बेसिक बात थी। बेसिक बात तुम लोग को बता दिया गया। क्या बताया गया? क्या कि परिमेय संख्या जो होता है वो पी बटा क्यू के रूप में होता है, अपरिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में नहीं होता है। इतना सबको समझ में आ गया? अब अच्छा, ई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि ऊपर हम लोग जो 3 संख्याएं पढ़े, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तीनों का तीनों किसमें आ रहा है? परिमेय संख्या में आ रहा है। प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और किसमें आ रहा है? परिमेय संख्या में आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि परिमेय संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों का मिश्रण है। और वो अलग संख्या क्या है मेरे पास? अपरिमेय संख्या। और जब ई परिमेय और अपरिमेय को मिलाते हैं तब हमको क्या मिलता है? वास्तविक संख्या। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाते हैं, जब परिमेय, देखो यहाँ पर बता रहे, ध्यान से समझना। सबसे पहले प्रकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर कहेंगे, होता है पूर्ण संख्या के अंदर, जिसको क्या कहेंगे? डब्लू। इसका मतलब क्या है कि डब्लू खुद भी है, उसके अंदर कौन आ गया? प्रकृत आ भी रहा है। उसके ऊपर एक में हम बनाएंगे पूर्णांक, पूर्णांक को कहेंगे जेड बोल देते हैं। कहीं कहीं आई लिखा है, लो आई लिख देते हैं, इंटीजर। अच्छा, जेड ही रहने दो, जेड ही, कहीं कहीं पूर्णांक को जेड लिखा रहता है, ठीक है। जेड हो गया। अच्छा, ई तीनों को मिलाएंगे तो परिमेय संख्या एक भी आएगा। इसको हम पूरा लिख देते हैं। इसका कहीं सिंबल कुछ और रहेगा, कहीं कुछ और रहेगा। रेशनल नंबर आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें हम किसको जोड़ देंगे? अपरिमेय संख्या को। तो मेरा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? वास्तविक संख्या। इतना दिमाग में गया, ठीक है। वास्तविक संख्या समझ में आया? वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिश्रण को क्या कहेंगे? वास्तविक। या सीधा सीधा सभी प्रकार की परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितने भी परिमेय संख्या है रेशनल नंबर है, और जितने भी इरेशनल नंबर है अपरिमेय संख्या है, उन सब के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई समस्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो कॉम्बिनेशन होता है, जो उनका जोड़ होता है, जोड़ मैंने केवल जोड़ना नहीं है, मतलब परिमेय, सारा का सारा परिमेय संख्या और सारा का सारा अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से हम सीधा सीधा क्या कहेंगे? और जो ना तो परिमेय हो ना तो अपरिमेय, उसको अवास्तविक कह देंगे। अवास्तविक भी समझ ही लो, जब सब समझ लो तो अवास्तविक भी समझ ही लो।
अवास्तविक संख्या क्या होता है? देख, ये तो चाहिए रूट, रूट है, रूट है, रूट के अंदर हम लिखते हैं -1, रूट के अंदर क्या लिखे? -1, रूट के अंदर -1, यही है अवास्तविक संख्या। रूट के अंदर निगेटिव वाला जितना नंबर होता है, रूट के अंदर निगेटिव वाला जितना नंबर होता है, रूट अवास्तविक संख्या। रूट के अंदर सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? ये हम लोग को 10th में नहीं पढ़ना, ये 11th में पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम लिख दें रूट 25, तो रूट 25 तो वास्तविक है, लेकिन आगे क्या लगा दिए? तो ये अवास्तविक हो गया। थोड़ा सा जान लो इसको बनाते कैसे, इसको भी सोल्व करते हैं। 10th में इसको सोल्व नहीं करेंगे, लेकिन 11th में सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देख बताते हैं। अंडर रूट -1 को एक ग्रीक भाषा है आयोटा। कौन सा लोटा? आयोटा। न याद है तो लोटा याद रखिए। तो इसको आयोटा से डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। अंडर रूट -1 को क्या लिखते हैं? अच्छा, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? 25 का कितना होता है? 5, और माइनस को क्या लिख देंगे? आयोटा, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे दे दिया रूट -36, तो 36 को क्या लिखेंगे? और माइनस को क्या लिखेंगे? आई बात समझ में आई? ये आगे जाके तुम लोग जो है ना 11th क्लास में जब जाओगे ना, 11th क्लास में अगर साइंस पढ़ोगे तब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे ये। साइंस 11th में लोगे तब। बड़ा खराब आ रहा है। चलिए, इतना क्लियर है ना? अब आगे बढ़ा जाए। किसी के पास फोन है? इसका फोटो भेज देंगे, इसमें तो ठीक आ रहा है, इसमें धुंधला आ रहा है। बोर्ड का, बोर्ड का एक फोटो ले लीजिए सुंदर सा। पकड़ दो इसको, अब ठीक आएगा। चल ले लिए, ग्रुप पे इसको भेज रहे हैं, भेजेंगे तो हो जाएगा। मिटाने वाला कहाँ है? अच्छा यहाँ, एक सेकंड। मैथ का बुक देना, बुक बुक बुक, हल्ला ना करो। निकाल के लो बिल्कुल। जिसको यहाँ ना समझ में आए घर जाके देख लेना, ठीक ना? ऐसा आपको बहुत भारी चीज हम नहीं बताया, अब बता रहे हैं। देखिए सर, दो टर्म होता है, एल्गोरिदम एंड लेमा। एल्गोरिदम एंड लेमा, दो टर्म होता है। एक होता है एल्गोरिदम, अब ठीक आ रहा है।
ये तो लोग अंधा है, ये जलते रहेगा। ठीक है, देखो तो अब जा। हेलो, आ तो रहा है। हाँ आ रहा है। देखिए सर ध्यान से, ए भाजक हो गया, भागफल हो गया, भाज्य हो गया, और क्या हो गया, शेषफल। देखते रहना, चले बुझेगा तो बोल देना। अब यहाँ पर ध्यान दो, बचपन में तुम लोग पढ़े होगे, बच्चा क्लास में जरूर पढ़े होगे, यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं, क्या पढ़े होगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ये बच्चा में सब पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और जोड़ क्या होता है, शेषफल। बचपन की बात है। अरे हम लोग दूसरा तीसरा 1 2 में बताया जाता है ना, ये सब 1 2 3 4 में सब बता दिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भाज्य के भाजक, भाज्य कितना है मेरे पास 12। देखो दिखा देते, यहाँ 12 लिखो। भाजक मेरे पास कितना है, 2 सॉरी 5 है, 5 है तो 5 गुना 2, 5 गुना 10 हो जाएगा, अशेष 2। अगर 5 गुना 10 और 10 में 2 जोड़ दिए तो कितना आ रहा है 12। मतलब इसको हम सोल्व करते जा रहे हैं ना, यानी कि फॉर्मूला सही है। अब इसी फॉर्मूला में भाज्य को हम लोग क्या लिखेंगे, भाजक को क्या लिखेंगे, भागफल को क्या लिखेंगे, अपल शेषफल को क्या लिखेंगे। इसको याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको याद रखना है तुम लोग को, ठीक ना। चलिए अच्छा, एक और बात, एक और बात, कोई हमको बता सकता है क्या कि इस आर का जो मान है वो कहां से लेकर कहां तक हो सकता है। आर का शेषफल हमेशा कहां से शुरू होकर कहां तक रह सकता है, बताइए जरा। कोई भी भाग लो तुम, शेषफल या तो 0 आएगा, जैसे यही भागा में है, या तो शेषफल 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। शेषफल कुछ हो आ जाएगा, लेकिन कभी भी 5 से बड़ा शेषफल नहीं आएगा। शेषफल कुछ भी आ सकता है, लेकिन कभी भी 5 से बड़ा शेषफल नहीं आएगा। कोई भी भाग ले लो तुम, जैसे मान लो 4 को भाग दे रहे हैं 2 से, तो ये तो पहला बात लगेगा नहीं। 0 बार में 0 लगा देंगे, कितना बच जाएगा, तो शेषफल कितना बचा, ये 4 से कम है कि नहीं। आई बात समझ में। कोई भी भाग उठाकर देख लो, जो नीचे शेषफल बचता है वो b से हमेशा क्या होती है, छोटी होती। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर b है, b माने जो भाजक है, भाजक, भाजक से हमेशा क्या होगी कि यहाँ r का जो मान है वो 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 के। इसका मतलब है कि 0, r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के, लेकिन b से हमेशा क्या होगी, छोटा होगा। में पूछा जाएगा तुम्हारे एग्जाम में, इनमें से कौन सही है, क्या आएगा, इनमें से कौन सही है, कर लोगे, बात समझ में आई। सही, चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर आ गया। अब हम लोग जो है, अब हम लोग जानेंगे, अगला थ्योरम आ रहा है यूक्लिड एल्गोरिदम। इसकी सहायता से अब हम लोग कुछ काम करेंगे। टॉपिक क्या है, यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड एल्गोरिदम, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए चलिए सुनिएगा ध्यान से एक बात। हाँ सुनो, अब आते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड एल्गोरिदम देखो, वो ये सब जो टॉपिक है सब बच्चा वाला टॉपिक है, पहले बता देते हैं। ये सब टॉपिक बचपन में सब पढ़ा होगा। अब यहाँ पर आते हैं, यही 10th में हम लोग का टॉपिक है, तो हम लोग क्या करें है ना,
ये यूक्लिड एल्गोरिदम है। यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होता है? यूक्लिड एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग मौसा निकालते हैं, एचसीएफ। ऐसे मौसा निकालने सबको आता होगा, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, दोनों से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 10th क्लास में हम लोग के पास है यूक्लिड एल्गोरिदम है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? मौसा निकालते हैं। यानी कि ई पहले से क्या होगा? प्रमेयिका होगी, पहले से ही प्रूफ होगा तब ना। इसकी सहायता सहायता से, जिसकी सहायता से दूसरे कारण से सिद्ध किया उसको लेमा कहते हैं ना। तो यूक्लिड एल्गोरिदम को यूक्लिड भाग लेमा भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी दो संख्याओं का मौसा निकालते हैं। मौसा क्या होता है? मौसा होता है क्या? महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दो संख्याओं को, सबसे बड़ी संख्या, जैसे मान लो हम लिख दिए 8 और 12, क्या लिख दिए? तो सबसे बड़ी संख्या जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, कौन आएगा? 4। 4 8 को भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हम लोग को यही सीखना है, लेकिन यूक्लिड एल्गोरिदम से सीखना। किससे सीखना है? यूक्लिड एल्गोरिदम से सीखना है कि कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा। इसको हम थोड़ा सा नहीं मिटा नहीं रहे, अभी आगे बताते हैं तुम लोग को। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर, और 3045 का मौसा निकालना है। ठीक है, सुनिएगा। हम लोग को 15,000 सवाल है। 15,000 15,000 कितना है? 365 और 3045। 15,365, इसका हमको क्या निकालना है? मौसा निकालना है। किसकी सहायता से? यूक्लिड एल्गोरिदम। 2 नंबर का एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक है, एक तो शॉर्ट मैंने तुरंत बना सकते हैं, एक थोड़ा सा लंबा है, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। 2 नंबर में एग्जाम में सवाल आता है, इसका मौसा निकालने। कैसे बनाते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम से? जो बड़ा है उसको ए मानना है। बड़ा कौन है? तो इसको मान लो ए बराबर 15,365, और जो छोटा है उसको क्या मान लो? बी। 30,000 के 300 कितना? 45। 345 हो गया। ए का मान हो गया 15,365 और बी का मान हो गया 345। अब क्या करना है? ध्यान से सुनना। अब ए बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लिखा गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से हमेशा क्या होगा? ए की जगह कितना है? बराबर। बी की जगह कितना है? अब एकरा में एकरा से भाग देना है। भाग देना है। जो भागफल आएगा यहाँ पर गुना में लिखेंगे, और जो शेषफल आएगा उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो भागफल आएगा उसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे, और जो शेषफल आएगा उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो अब थोड़ा सा उधर इसे घुमा देते। आ रहा है पूरा? हो हाँ, चलिए अब ठीक है। सुनिएगा। चलो अब क्या करना है? एकरा से एकरा में भाग दे दो। कितना बार मिलेगा? भाग दो। देख कैसे? 345 है ना, अब 15,300 कितना है? 65। तो सबसे पहले देखो, ये 3 है ना, ये कितना है? भाग देने का तरीका बताते हैं। ये 3 है, ये कितना है? तो 3 5 से 15 आता है ना। आइए, 3 5 से 15 आता है, इतना दिमाग में रखना। 5 बार लगा कर देखो, न कटेगा तो 4 बार कर देंगे। 5 बार में 22, और 30 5 150 और 2 100 कितना आ गया? 52। तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और ये 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? ये कट गया, 140 बचा। यानी कि अब यहां से याद रखना, यहाँ कितना आया? नीचे कितना आया? हाँ, उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं, देखा क्या करना है? सुनो, उसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? सुनिएगा। 15,365 बराबर 345 था यहाँ पर। इसी चीज को यहाँ लिख रहा है, इसे तो यही लिखना चाहिए। 345 मेरे पास था। भागफल कितना आया? ध्यान से समझ, बहुत आसान है। भागफल आया 5, और शेषफल कितना बचा? इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो भाग 140। अब आगे सुन, 140 आ गया। अब क्या करना है?
ऐसे हमको तब तक करते जाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल। अब क्या करना है, अब इसको यहां लिखना है, लिख दिए, इसको यहां लिखना है, लिख दिए। अब फिर एक से भाग दो, 140 सब भाग आता है ना जी, एक बार में लगेगा नहीं, दो बार में लग जाएगा ना, दो बार में लगेगा 280, ये 4 10 में से 8 गया 2, और ये तो कट जाएगा, और यहाँ कितना बचा 5, कितना बार में लगेगा, एक बार में 140, तो 5 4 में 105 बचा, कितना बार में। अब यहां लिखेंगे गुना 21, जोड़ कितना कर देंगे, ये समझ में आ रहा है, कोई भारी चीज नहीं बता रहे हैं। उसके बाद फिर यही करना है, इसको यहां लिखना है 140, इसको यहां करना है 105, यहाँ पे देख रहे हो, अभी तो एक ही बार में लगेगा, और भाग एक बार में लगेगा, भाग आता है ना। अब इसको भाग दो, कितना बार में लगेगा, अब कितना बचेगा, फिर उसके बाद इसको यहां लिखना है, अभी भी 0 नहीं आया ना, अब इसको यहां लिखना है, बोलो 35 के पाया में 105 के बार में, 35 पिया 105, तो 3 बार में लग गया, तो शेषफल अब कितना बचा, जहां पे शेषफल 0 आया, जहां पे शेषफल 0 आया वहां पे काम खत्म, जहां पे शेषफल 0 आया वहां पे काम खत्म। आर का मान 0 आ गया ना, लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0, इसीलिए मौसा बराबर अंतिम भाजक, और अंतिम भाजक ई होता है, माने लास्ट में जो बी का मान होता है ना, बी कितना है, तो मौसा कितना हो जाएगा, बन गया। 2 नंबर का सवाल आएगा, 2 नंबर का सवाल आएगा, कहेगा क्या कि यूक्लिड एल्गोरिदम से, सवाल क्या आएगा, यूक्लिड एल्गोरिदम से 15,335 और 3045 का मौसा निकाले, यूक्लिड एल्गोरिदम से 15,345 365 और 3045 का मौसा निकाले, तो नहीं देना है, ठीक है। एरो हम बस समझाने के लिए बताए थे, कोई दिक्कत। जैसे मान लो तुमको बोल दिया ना कि 26 और 91 मौसा निकाले, 26 और 91 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है 26 और 91 का, तो कोई बहुत भारी चीज नहीं है। बड़ा कौन है, पहले फॉर्मूला लिख लो, 91 बी की जगह कितना, भाग देना है, भाग दोगे तो लगेगा 3 बार में बचेगा 13, ठीक है। भाग दोगे ना 26 में 91 से, सॉरी 91 में 26 से, तो 3 बार में लगेगा, कितना बचेगा, फिर 26 को नीचे यहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना 13 को के बार में लगेगा, और कितना बचेगा, जैसी आर का अंतिम भाजक, अंतिम भाजक कितना है, तो मौसा कितना हो गया 13, मौसा कितना हो गया 13। कोई भारी चीज तो नहीं बताया तुम लोग को, इतना बात समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या, बहुत दिक्कत है, इतना समझ में आ गया, खत्म पहला चैप्टर। हाँ हो गया। हाँ कुछ कुछ सवाल और है जो तुम लोग को सिखा देंगे कल, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, 4 सवाल और है, वो कल बता देंगे, ठीक, इतना नोट कर लो। पकड़ो तो बहुत